दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेटम वर्ल्ड में। तमिलनाडु की राजनीति में जब भी कोई नया मोड़ आता है तो पूरा देश उसे बड़े ध्यान से देखता है, लेकिन इस बार बहुत अलग है। आज जो बदलाव हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, यह तमिलनाडु की सियासत का एक नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसने दशकों पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया। आज हम बात कर रहे हैं सी जोसेफ विजय की और उनकी पार्टी तमिलका बेतली कड़गम टीवीके की। आज इस विशेष विश्लेषण में हम बेहद गहराई से समझेंगे कि कैसे एक जमीनी संगठन, युवाओं के जोश और एक सोची समझी वैचारिक रणनीति ने मिलकर इस बड़ी जीत की पटकथा लिख ली। इसके साथ ही हम बात करेंगे उन चर्चित विधायकों की जो इस नई लहर के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। इस वीडियो में हम इस राजनीतिक बदलाव की हर परत को खोलेंगे। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से विचारधारा की दूरी पर घूमती रही है। पेरियार, अन्नादुरै और करुणानिधि ने जिस द्रविडियन मॉडल की नींव रखी उसे चुनौती देना किसी भी नए दल के लिए आसान नहीं था। लेकिन विजय ने जो रास्ता चुना वह बेहद दिलचस्प था। उन्होंने खुद को द्रविडियन विचारधारा से अलग नहीं किया। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि विजय ने बहुत ही चालाकी और समझदारी से एक बीच का रास्ता चुना। उन्होंने एक तरफ सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे द्रविडियन सिद्धांतों को अपनाया तो दूसरी तरफ उसमें तमिल अस्मिता का तड़का लगा दिया। उन्होंने डीएमके के स्थापित एकाधिकार को सीधी चुनौती दी, लेकिन एआईएडीएमके की तरह सिर्फ अंध विरोध की राजनीति नहीं की। यही वजह रही कि जो न्यूट्रल वोटर्स किसी तीसरे विकल्प की तलाश में थे, उन्हें विजय के रूप में एक प्रगतिशील और आधुनिक नेता दिखाई दिया। राजनीति में टाइमिंग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जयललिता के जाने के बाद एआईएडीएमके के अंदर जो बिखराव आया उसने राज्य में एक बड़ा वैक्यूम पैदा कर दिया। विजय की पार्टी टीवीके ने इसी खालीपन को निशाना बनाया। ग्राउंड रिपोर्ट और चुनावी डेटा को देखें तो यह साफ हो जाता है कि विजय की जीत केवल सत्ता विरोधी लहर का नतीजा नहीं थी। विरोधी के वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मौजूदा सरकार से नाराज था, वह पारंपरिक रूप से मुख्य विपक्षी दल या अन्य छोटे दलों के साथ जाने के बजाय सीधे टीवीके के खाते में आ गया। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुए युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स। 18 से 35 साल की यह वो पीढ़ी है जिसने एमजीआर या करुणानिधि के दौर की कट्टर राजनीति को नहीं जिया है। यह पीढ़ी बदलाव चाहती थी, रोजगार चाहती थी और एक ऐसा चेहरा चाहती थी जिससे वह कनेक्ट कर सके। आज पूरा हिंदुस्तान रोजगार न होने से परेशान है। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर लोग कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं। विजय की स्क्रीन पर्सनैलिटी और उसकी फिल्म के सामाजिक संदेशों ने इस युवा वर्ग को सीधे प्रभावित किया और उन्हें पोलिंग बूथ तक खींच लाया। अक्सर कहा जाता है कि सिनेमा के सितारों की पार्टी इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि उसके पास जमीनी संगठन नहीं होता। इतिहास गवाह है कि कई बड़े नाम इसी मोर्चे पर मात खा गए, लेकिन विजय ने इस गलती को नहीं दोहराया। राजनीति में आने की घोषणा तो विजय ने बाद में की, लेकिन उसकी तैयारी वो सालों से कर रहे थे। उनका जो फैन क्लब था BMI, उसे उन्होंने केवल फिल्म के प्रमोशन तक सीमित नहीं रखा। सालों तक इस संगठन ने जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्य किए, कहीं मुफ्त भोजन की व्यवस्था, कहीं शिक्षा के लिए आर्थिक मदद, तो कहीं एम्बुलेंस सेवाएं। इसका नतीजा यह हुआ कि जब चुनाव की घोषणा हुई तो यह फैन क्लब रातों रात एक बेहद अनुशासित और मजबूत राजनीतिक कैडर में बदल गया। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि विजय के पास हर बूथ पर ऐसे समर्पित कार्यकर्ता मौजूद थे जो वोटर को घर से निकालने और पोलिंग स्टेशन तक लाने की ताकत रखते थे। यही वजह है कि उनकी जीत कागजी नहीं बल्कि पूरी तरह जमीनी साबित हुई। किसी भी नई पार्टी की पहचान उसके नेता से होती है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी उसके वो उम्मीदवार होते हैं जो जमीन पर लड़ते हैं। सी जोसेफ विजय की इस ऐतिहासिक जीत में कुछ ऐसे चर्चित विधायक उभरकर सामने आए जिनकी चर्चा पूरे तमिलनाडु में हो रही है। आइए बात करते हैं उन चर्चित विधायकों की जिन्होंने इस चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाई। हम यहाँ पर कुछ विधायकों की बात करेंगे, जिसमें से पहले हैं BS बाबू। टीवीके के BS बाबू ने डीएमके के गढ़ और मौजूदा मुख्यमंत्री MK स्टालिन को उसके अपने निर्वाचन क्षेत्र कोलाथूर से हरा दिया।
इस अविश्वसनीय जीत के बाद बीएस बाबू पूरे देश की मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और दूसरे नंबर पर है सेनगोट्टयन, जो तमिलनाडु की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। एआईएडीएमके से निकाले जाने के बाद वे 2025 के अंत में टीवीके में शामिल हुए थे। उन्होंने गोबीचेट्टीपल्लियम सीट से 9वीं बार विधानसभा चुनाव जीता है। एक नई पार्टी टीवीके के सिंबल पर चुनाव लड़कर भी अपने इस गढ़ को बचाए रखने के कारण उनकी राजनीतिक ताकत और सीनियर एडवाइजर के रूप में उसकी भूमिका की काफी चर्चा हो रही है। और आखिरी बात करें तो मदुरई जिले में टीवीके ने एक तरफा क्लीन स्वीप करते हुए 10 में से 8 सीटें जीती है। इनमें सबसे बड़ी जीत माधर बदरुद्दीन की रही, जिन्होंने डीएमके सरकार के हाई प्रोफाइल मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन को शिकस्त दी है। एक कद्दावर और पढ़े लिखे मंत्री को हराने के कारण मुस्तफा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वैसे तो बहुत से नाम चर्चा में है, लेकिन सब पे बात करना मुमकिन नहीं है। अगर हम पूरे चुनाव नतीजे की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 234 सीट में से 108 सीटों पर टीवीके ने जीत हासिल कर तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बाकी पार्टियों की बात करें तो डीएमके 59 सीट, कांग्रेस 5 सीट और भाजपा 1 सीट जीती है और बाकी सीटें अन्य पार्टी के खाते में गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 118 पूरा करने यानी बाकी 10 विधायक के लिए किस पार्टी के लिए रास्ता खुलेगा। वैसे संभावनाएं हैं कि कांग्रेस और बाकी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना लिया जाए या डीएमके को सत्ता से बाहर रखने के लिए एआईएडीएमके बाहर से समर्थन दे सकती है। अगर हम आधिकारिक जनगणना और हालिया सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो तमिलनाडु की कुल आबादी 7.2 करोड़ है और अगर हम इसमें धार्मिक हिस्सेदारी की बात करें तो हिंदू लगभग 87.58% है, जो राज्य का सबसे बड़ा कोर वोटर ग्रुप है। ईसाई लगभग 6.12% है, जो कन्याकुमारी, तूतुकुड़ी और तिरुनेलवेली जैसे दक्षिण जिले में इनकी आबादी 10 से 45% तक है। यहाँ मुस्लिम आबादी 5.86% है, जिनका आम्बूर, बानियामवाड़ी और नागपट्टिनम बेल्ट में अच्छा प्रभाव है। अन्य धर्म जैसे जैन, बौद्ध, सिख की आबादी लगभग 0.44% है। साथ ही धर्म के आधार पर विधायकों की संख्या भी जान लेते हैं। 234 में से 204 विधायक हिंदू हैं, जिसमें से 94 विधायक टीवीके की पार्टी से हैं। 18 विधायक मुस्लिम है, जिसमें से 8 विधायक टीवीके की पार्टी से हैं और 12 विधायक ईसाई हैं, जिसमें से 6 विधायक टीवीके की पार्टी से हैं। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों को भी उठाया गया, जिसका असर देखने को भी मिला। तमिलनाडु के चुनावी इतिहास में एक बात हमेशा सच रही है, जिसने महिला का दिल जीता उसने सत्ता की चाबी पाई। एमजीआर और जयललिता की सफलता के पीछे भी यही सबसे बड़ा कारण था और इस बार इस साइलेंट वोट बैंक ने विजय का साथ दिया। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल और ग्राउंड सर्वे बताते हैं कि विजय की फिल्म की पारिवारिक छवि और उसके चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों ने महिलाओं को प्रभावित किया। मुफ्त शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और महिला स्वरोजगार जैसे मुद्दों पर जो रोड मैप पार्टी ने पेश किया, उसने घरेलू महिलाओं के भीतर एक नया भरोसा पैदा किया। यही वजह थी कि इस वर्ग ने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप बदलाव के पक्ष में बटन दबाया। तमिलनाडु ने बड़े बड़े सितारों को फर्श से अर्श तक जाते देखा और अर्श से फर्श तक आते भी देखा, लेकिन सी जोसेफ विजय की यह शुरुआत कुछ अलग है। इस गहरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि विजय ने खुद को एक पार्ट टाइम राजनेता के रूप में पेश नहीं किया। उन्होंने सिनेमा से पूरी तरह अलविदा कहकर यह साफ संदेश दिया कि उनका लक्ष्य गंभीर राजनीति करना है। उनकी जीत केवल सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाना नहीं था, बल्कि एक मजबूत कैडर, सोची समझी सोशल इंजीनियरिंग और एक स्पष्ट विजन की जीत थी। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। एक नई पार्टी के रूप में विधानसभा के भीतर अपनी आवाज को मजबूती से रखना, अपने बातों पर खरा उतरना और इस शुरुआती सफलता को एक अस्थायी राजनीतिक वजूद में बदलना। यह विजय और उसके नए नवेले विधायक के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। पूरा देश देखना चाहेगा कि तमिलनाडु का यह नया तीसरा विकल्प राज्य को किस दिशा में लेकर जाता है। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। आपको क्या लगता है
क्या टीवीके की यह लहर तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स।